हाँ भाई, अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है ना, एक बार कमेंट में आप बता दो 5 के, समझ गए ना आप, 5 के। बहुत बढ़िया। कमेंट में आप एक बार लिख के दिखा दो। इतने मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वीडियो को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से यूज़ करना है इस वीडियो को। ये वीडियो एक तरीके का सरप्राइज़ ही आपको, मैंने किसी को बताया नहीं है किस तरीके से वीडियो आ रही है, तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है ध्यान से समझना। मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे बार बार क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको हर क्वेश्चन को पहले रोक देना है, खुद से ट्राई करना है। अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अपना ऑप्शन मैच करो मेरे साथ और आगे चलो। लेकिन स्टिल अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया कोई भी क्वेश्चन, तो अभी नाराज़ होने की बात ही नहीं है। आप परेशान होना ही नहीं है आपको मेरी वीडियो में सॉल्यूशन देखना है। कोशिश करो 2 बार उसको समझ लो आप अच्छे से, फिर आगे चल सकते हो। और आपको लास्ट में चेक और करना है कि मेरे सारे क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का आप समझ के कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं जल्दी से वीडियो। हमें HCF निकालना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर का और सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे से छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, ठीक है। और सबसे छोटे से छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है दैट इज 4। यानी कि आपको सबसे छोटा नंबर प्राइम दैट इज 2 और कंपोजिट 4, इन दोनों का क्या निकालना था, HCF। और HCF और 2 और 4 का आ जाता है 2, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है जी, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक बात और आप इसमें याद कर सकते हो, 1 जो होता है ना वो ना तो प्राइम में काउंट करा जाता है और ना ही कंपोजिट में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख सकते हो, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। चलते हैं, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। समझ रहे हो आप, क्वेश्चन में उसने बोला है हमसे, देखो कि जो कंपोजिट नंबर होता है ना उसको वो फाइंड करना है आपको। एक तो 2 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा और कंपोजिट नंबर जस्ट सबसे छोटे से छोटा। तो सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूं, जब 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर आप फाइंड करोगे ना, 2 डिजिट वाला, तो 2 डिजिट सबसे छोटा नंबर होता है 10, और बस सबसे स्मॉलेस्ट, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता के आया हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। और 4 और 10 का इस बार एलसीएम निकालना है, और एलसीएम ऑफ 10, 4 कितना आ जाएगा, यानी कि 10 और 4 दोनों। मैं आपको चलो एलसीएम लेके निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं ना ये, कि 2 से इसे डिवाइड करा, यहाँ पे 5, यहाँ 2, देन 2 से अगेन 5 1, देन 5, ठीक है, 1 1। तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू 10 टू 20। सो हमारा आंसर आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बताओ कितने बच्चों का सही आया, आप कमेंट में आंसर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो देखते ही बहुत से बच्चे सोचेंगे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो तो हमें पता ही है, मैंने फॉर्मूला इतनी बार लिखवा दिया आपसे, आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। और सोच के चलो, अभी तो देखो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ बी अपॉन ए है, 2a अपॉन बी है, इस तरीके से दिया है। अगर ऑप्शन में होता ना ये माइनस बी अपॉन ए, तो कुछ बच्चे हैं ना, ये पर्व हो गया हमारा, तुम जानते ही इसको, संयम हो गया, ये सारे टिक कर देते माइनस बी अपॉन ए, गलती कर देते हैं हमेशा। खैर, लेकिन आप तो समझदार हो ना सभी, तो आपको तो समझना है। ए की वैल्यू इक्वेशन के में, इस इक्वेशन में से लिख रहा हूँ भाई मैं, ए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, ए है। बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, माइनस बी, ध्यान से समझना, बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी। और सी की वैल्यू क्या है, सी। ये है ए, बी और सी। अब इनको मैं पुट करके दिखा रहा हूँ, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा के अंदर मैंने लिखा माइनस, देखो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, बी की वैल्यू है माइनस ऑफ बी, और ए तो हमारा ए ही है, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, आंसर आ गया बी अपॉन ए। और ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए है अपना बी अपॉन ए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन में अगर माइनस बी अपॉन ए होता ना, बहुत से बच्चे गलत कर देते, बहुत सच बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। मैं ना एक बार नंबरिंग कर देता हूँ क्वेश्चन में, अगर आपका किसी में डाउट हो तो आप मेरे से बाद में पूछ लेना। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर हमने ये करा था क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर यहाँ करा था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन्होंने हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है, मैं एक बार लिख देता हूँ पॉलिनोमियल क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस के, ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल होगी। और कह रहा है अगर -1 इसकी एक जीरो है तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल लाजमी सी बात है, कई बार वो पूछ लेता है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना है।
तो अगर जैसे -1 इसकी 0 है ना, आप x की जगह वो वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो -1 का स्क्वायर -4, x की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, -1 प्लस के। और देखो अभी तक यहाँ इक्वल में 0 नहीं था, अब आप यहाँ पे इक्वल में 0 लिख सकते हो क्योंकि हमने इसकी 0 पुट कर दिया है। सॉल्यूशन हो गया 0, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करता हूँ। देखो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और उसको मैं हटा रहा हूँ, डायरेक्ट के लिख रहा हूँ। छोटी सी चीज़ है, ये हो जाती है। -1 प्लस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब के और के 2k कर दिए मैंने, +4 इक्वल्स टू 0, +4 वहाँ भेज दूंगा। सो 2k इक्वल्स टू -4 और 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा -2। टिक कर दें एक बार, आंसर है -2, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे माइनस शो नहीं हो रहा, मतलब यही है, माइनस है यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है ना कि भैया स्पीड में स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे करा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है रूल क्या है। वीडियो को आपको रोक लेना है, फिर खुद से कर लेना है, फिर बस आंसर मैच करना है और आगे चल देना है। जिसको आता है वो चले ना आगे, क्यों रुका हुआ है भाई। आप अपने पेरेंट्स की इज्जत कर ही रहे होगे, इसमें है ही क्या, सिंपल सी तो बात है। खैर जी, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा भाई, सुनो तो ठीक है, ना तो सुनना तो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 एंड द 9। समझ रहे हो, देखो हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है 6 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 9। एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने फॉर्मूले बतेरी बार याद करा दिए आपको भाई। ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, जिसको अपन सॉज बोल देते हैं शॉर्ट में, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जिसे अपन पॉज बोल देते हैं, दिस। तो हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, देखो इसने लिखा हुआ है ना सम, कितनी है सम 6, सो हेयर 6x प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ भाई 9, प्लस का 9। तो इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सो हेयर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार नंबरिंग भूल गया फिर से, एक सेकेंड भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। लिख देता हूँ भाई पहले 6 7 प्रो प्लेयर है ना, 8 और 9। चलते हैं वापस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। भाई साहब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ध्यान से समझ लेना। ये स्टार बनाया है मैंने, ये तितली सी बन रही है भाई जो। खैर वो पता है आपको, गांधी जी के वहाँ पे बिच्छू था वो टैटू, तो तितली यहाँ आ गई ना, इसलिए बिच्छू बनाना पड़ा, वो पहले तो तितली थी। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कह रहा है एक 0 दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक 0 दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। देखो इस केस में करना क्या होता है, आपको वो फॉर्मूला लर्न है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये इस फॉर्मूले का यूज होता है। आप कैसे याद रखोगे, रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा देना है। सो देखो अल्फा को तो अल्फा ही लेट कर लेना है और बीटा की वैल्यू मान लेनी 1 अपॉन अल्फा। उसने क्वेश्चन में साफ साफ चीख चीख के कह रहा है वो कि एक 0 दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो लिख तो लिया, अल्फा को अल्फा और बीटा को रेसिप्रोकल मान दिया 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू सी। क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं ABC लिखवाऊं तो A की वैल्यू हो जाएगी 3, B की वैल्यू हो जाएगी 8 और C की वैल्यू भाई अपनी K। तो C की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, दैट इज K अपॉन A। A की वैल्यू भाई यहाँ पर लिखी हुई है 3, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच रहा है 1 इक्वल्स टू K अपॉन 3 और 3 चला गया उस तरफ, तो K की वैल्यू आ गई 3। है कोई ऑप्शन, गलती कर रहा हूँ मैं, है तो क्या भाई, भूला भटका मिल गया, ये ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। मतलब इन चारों इक्वेशंस में से 2 किसका रूट है। तो या तो चारों इक्वेशंस के रूट्स निकाल लो या इस 2 को पुट करके देख लो। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, तो आलस आ रहा होगा भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो x की वैल्यू क्या पुट करनी है भाई 2। मैं कर रहा हूँ, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स की जगह क्या पुट करना भाई 2 प्लस 5। देखो मेरे को तभी से समझ आ गया कि इसका 0 नहीं है, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना भाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 5। अब देखो 5 और 4 9, और 9 में से 8 जाके आंसर आएगा 1। लाना क्या था राइट साइड में, देखो लाना क्या था 0, नहीं आया ना 0, तो खैर ये इक्वेशन सही नहीं है। अब मुझे तो पता है इसका आंसर सी है भाई, मैं तो रट के आया हूँ, समझ रहे मेरी बात, मैं तो रट के आया हूँ। पुट करके दिखा देता हूँ, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 पुट करते हैं x की जगह पे। x की वैल्यू भाई अपनी 2, पता लगा ये आंसर ही ना हो, आवाज ही हो जाए खामा खा के, प्लस 6 खैर आएगा 2। 2 का स्क्वायर भाई अपना 4 माइनस 7 दूनी 14 जमा 6,
4 दूनी 8 माइनस 14 जमा 6, 8 और 6 14 माइनस 14 और आंसर आएगा 0। आएगा क्यों नहीं भाई, आएगा क्यों नहीं, यानी कि 2 इसकी क्या रही, 0 रही। इस तरीके से सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस। अच्छा, इन्होंने पहले से 0 दे रखी है, एक a है और एक 2 अपॉन है, तो a की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये अपॉन में दिख रही है, रेसिप्रोकल वाली फीलिंग दे रही है आपको। अभी थोड़ी देर पहले करा के आया था मैं, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। देखो अल्फा को a मानना है, इनके हिसाब से है तो सही, जीरोज को a मानना है, और बीटा की वैल्यू है 2 अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू क्या है भाई, क्वेश्चन के हिसाब से ABC लिखवाना। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, हाँ टिंकू बोल, क्या 7 भाई, तेरा हो गया भाई। b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 2a। अल्फा इंटू बीटा c की वैल्यू क्या है भाई 2a अपॉन a की वैल्यू क्या है भाई 1। देखो इस a से तो ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा 2 इक्वल्स टू 2a, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अपनी a की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 1। a की वैल्यू क्या है 1। ऑप्शन नंबर a इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, एक पॉलिनोमियल दी हुई है, उसकी जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। भाई साहब देखा है क्वेश्चन कहीं, ये मैंने देखा है, समझा क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेसिप्रोकल दोबारा से आ गया, देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए लिखो, अल्फा का अल्फा लिखो, बीटा की वैल्यू लिखो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू सी। भाई साहब एक बार लिख लो क्वेश्चन के हिसाब से, ए की वैल्यू ए है, ये तो वही बंटू वाली बात होगी भाई, बी की वैल्यू बी, सी की वैल्यू सी, सब कुछ सेम है भाई। चलो कोई बात नहीं है, सी को सी लिख दिया, ए को ए लिख दिया, ए से ए कैंसिल आउट कर दिया, ए को उस तरफ भेज दिया, ए इक्वल्स टू सी। ए और सी इक्वल होते हैं। अच्छा, जब रूट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ए और सी इक्वल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मैंने टिक कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चैप्टर 3 आ गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। आप ना एक काम करो, सब सभी जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 वाले फॉर्मूले हैं ना, वो उनको एक बार लिख लो, वीडियो को पॉज करो और उनको लिख लो, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। टिंकू भाई वीडियो पॉज कर और लिख, समझा कर भाई। पेरेंट्स मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, तुम समझ सकते हो, सभी से कह रहा हूँ भाई, जस्ट स्पेशल टिंकू नहीं है, ये जो आयुष है ना भाई, तेरे से भी कह रहा हूँ भाई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी पैरेलल। समझ रहे हो आप, इसको लाइन कौन सी चाहिए, पैरेलल, ठीक है। एक बार पैरेलल की कंडीशन मैं लिख के दिखा देता हूँ। a1 अपॉन a2 इक्वल होता है हमारा b1 अपॉन b2, फिर वो वाला पोजीशन इक्वल नहीं होती किसके, c1 अपॉन c2। बस ये कंडीशन है भाई, फटाफट से वैल्यूज पुट करके देख रहा हूँ। सो भाई साहब a है हमारा, a1 हो गया 3, a2 हो गया 6, इक्वल का साइन, b1 हो गया माइनस ऑफ 1 अपॉन b2 हो गया माइनस ऑफ 2, इक्वल नॉट, c1 हो गया अपना माइनस ऑफ 5 और c2 हो गया माइनस ऑफ p। ठीक है, जो मैंने सारी वैल्यू लिख दी है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 3 अपॉन 6 को कैंसिल आउट करूँगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2, इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट करूँगा, यहाँ भी हो जाएगा 1 अपॉन 2, फिर यहाँ कट लग के हो जाएगा 5 अपॉन 9। इसको p की टर्म्स में आंसर चाहिए ना, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो। वैसे आप फर्स्ट को और थर्ड को भी कर सकते हो, लेकिन बात वही है 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 1 अपॉन 2 इक्वल नहीं है 5 अपॉन p के। भाई साहब मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, p चला गया ऊपर, p डज नॉट इक्वल्स टू 10, यानी कि p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। भाई साहब अगर आपकी राइटिंग खराब है, मोहित ध्यान समझिए मेरी बात भाई, अगर आप कट का साइन नहीं लगाते ना, आपको पता है आंसर क्या आ जाता, p इक्वल्स टू 10, और देखो भाग भाग के जाते आप, ये ऑप्शन नंबर 10 आ जाता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें आपको कट का निशान भी लगाना और p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। सो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड बिलो इट आर। मतलब देखो सिंपल सा है, आपको अगर मुश्किल सी लाइन लग रही है मैं अभी समझा देता हूँ, मुश्किल नहीं है, नहीं एक्चुअल में। ये कह रहे हैं देखो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वाई एक्सिस पे। किस पे फाइंड करना है, वाई एक्सिस पे। देखो मैंने आपको समझाया था ना कि एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर ओरिजिन, ये तीनों पॉइंट्स मैंने फॉर्मूले की शीट में लिख रखे हैं मेरे। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है ना, ऐसे होता है, कोई भी वैल्यू होगी फिर कॉमा 0। वाई एक्सिस पे होता है 0 कॉमा वाई, और ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 कॉमा 0। अब देखो इनके हिसाब से जो पॉइंट चाहिए था, इन्हें क्या चाहिए, कौन से वाले एक्सिस पे चाहिए, वाई एक्सिस पे। तो समझ रहे हो आप कि इस फॉर्म का होना चाहिए पॉइंट, 0 कॉमा वाई की फॉर्म का, और वो 4 यूनिट्स होना चाहिए बिलो
साइड। तो देखो मैंने बनाया ग्राफ, पहली बात तो पॉइंट चाहिए वाई एक्सिस पे और नीचे और चाहिए कितना यूनिट, 1 2 3 4। तो यहाँ कोई भी पॉइंट होगा और इस फॉर्म का लिखना है वो, दैट इज 0,-4। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12th, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36, the dimension of the garden। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का 5th क्वेश्चन है ये, फर्स्ट एक्सरसाइज का। देखो मेरे को याद है फर्स्ट एक्सरसाइज का ये 5th क्वेश्चन है जो नई बुक है उसके हिसाब से। हमें दिया क्या हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर, देखो मैं लेंथ को लेट कर रहा हूँ एक्स और जो इसकी विड्थ है ना उसको लेट कर रहा हूँ मैं वाई। तो लेंथ और ये विड्थ को, हाँ सही है, लेंथ को मैंने लेट कर लिया एक्स और विड्थ को लेट कर लिया वाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता ही है देखो, 2 लेंथ प्लस विड्थ, समझ लो, ब्रेथ या फिर विड्थ बोल सकते हो आप। ये तो पेरीमीटर का है लेकिन इनके हिसाब से हाफ द पेरीमीटर लेना है। सो मैंने लगा दिया नीचे हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया हुआ है आपको, 36। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x + y = 36। एक इक्वेशन तो ये, और लेंथ 4 ज़्यादा है, यानी कि लेंथ में से, लेंथ हमने x मानी हुई है ना, अगर मैं विड्थ घटा दूंगा, समझ रहे हो आप, लेंथ में से अगर मैं क्या घटा दूंगा, विड्थ, तो हमें कितने का डिफरेंस पता लग जाएगा, 4 का। सो 2 इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये। अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आपको आता ही, उससे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। मैं जल्दी से एलिमिनेशन से करके दिखा रहा हूँ। देखो मैंने लिखा x + y = 36 और नीचे वाली इक्वेशन लिखी x - y = 4। मैंने दोनों को ऐड करा, y से करा y कैंसिल आउट, x 2x, 36 और 4 40, कैंसिल आउट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें आगे 20 हो। ये डी ऑप्शन में ना पहले 20 आ गया था, मैंने सही कर दिया ये 16। सो उसके हिसाब से ना ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, वो 20 और वो 16। देखो बिल्कुल सही बैठ रहा था। अगर आप ऑप्शन से चल के देखते ना, देखो लेंथ 4 ज़्यादा होनी चाहिए, देखो मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ इस पॉइंट को, लेंथ 4 ज़्यादा होनी चाहिए विड्थ से। देखो सी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, लेंथ कहाँ ज़्यादा है भाई, लेंथ तो कम है। बी ऑप्शन गलत हो गया, 4 ज़्यादा कह रहा था ये तो 26 ज़्यादा हो गया। डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, उस हिसाब से बिना करे भी आप समझ सकते थे। खैर मैंने करके दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। भाई साहब दोबारा से रुक जाओ, अभी चैप्टर 3 का फॉर्मूले जिस बच्चे ने अभी लिखवाए थे ना मैंने थोड़ी देर पहले, और पहले गलत लिखे थे, उसको यहाँ दोबारा लिखने हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं ये बात, उनके लिए कर लो भाई, करो कर लेना चाहिए वैसे तो आपको। खैर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता है कब होते हैं, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, फिर दोबारा इक्वल होना चाहिए वो c1/c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो मैं जल्दी से यहाँ से वैल्यू पिक कर लेता हूँ। पहली हो जाएगी k/, दूसरी इक्वेशन से 6, नेक्स्ट इक्वेशन से -4, अगली इक्वेशन से -12, अगली इक्वेशन से 3 और अगली इक्वेशन से 9। तो देखो सारे इक्वल होने चाहिए उसके हिसाब से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको पिक कर लेता हूँ। सो दिस इज k/6 इज इक्वल्स टू, देखो मैंने माइनस से माइनस कैंसिल आउट करा और 4 से 12 को कैंसिल कर रहा हूँ, 4 1 जा और ये 4 3 जा, तो यहाँ बचा 1/3 और 6 ऊपर भेज दूंगा इसे, तो k की वैल्यू हो जाएगी 6/3, कैंसिल आउट होकर आ जाएगा k की वैल्यू 2, और ये है अपना ऑप्शन नंबर ए। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, ये राजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बड़ी अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है भाई देखने में तो। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा पीछे की जैसा ही है, तो यानी कि असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है और इन्होंने जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। अब मैं फॉर्मूला तो लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैंने लिखा a1/a2 की वैल्यू क्या है, ये 8 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। समझ रहे हो ना, मैंने वैल्यूज लिख ली हैं, उसके हिसाब से इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में तीनों इक्वल होने चाहिए। भाई साहब ये तो 9/8 आ रहा है, तो कट ही नहीं रहा, और यहाँ पे 3/6 तो कट रहा है, मतलब 1/2, यहाँ भी 1/2, यानी कि पहला ही इक्वेशन समझ नहीं आ रहा है तो कट लग रहा है। हमारे हिसाब से तो इंटरसेक्टिंग बन गया, इन्होंने कहा इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो असर्शन ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
समझा दिया है मैंने आराम से, अगर मुश्किल आ रही समझ में वापस जाओ समझ के आओ। खैर क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं आ गया हूँ। फाइंड सॉरी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की, और इक्वेशन ये होती है। भाई साहब पहली बात तो एक सेकंड रुक जाओ आप, 15 स्टार, यहाँ भी 1 स्टार और 1 स्टार, और समझ रहे हो आप, 3 स्टार क्वेश्चन है ये आपका। मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ना आपका चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, ये क्वेश्चन है ना बहुत 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 लाजमी सी बात है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अभी समझ लेना, मैं इसको बहुत प्यार से समझाऊंगा। अगर किसी को आता है तो करो, वीडियो को रोक दो, मेरा सॉल्यूशन देख लो डायरेक्ट, मतलब आंसर मैच कर लो। जिसको नहीं आता उसको देखो प्यार से समझने की कोशिश करनी है, मैं पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा आपको। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, पहली इक्वेशन तो ये है। और दूसरी इक्वेशन है 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। देखो इस इक्वेशन में ना खास बात क्या होती है, जो x का कोफिशिएंट है ना 99, अगली इक्वेशन में वो y का मिलेगा, और जो y का कोफिशिएंट है वो x का मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड करना है आपको। मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, एलिमिनेशन में होता है ना ऐड करने वाला, वो वाला स्टेप है। तो 99 में 101 ऐड करो भाई, ये तो 200 बन जाएगा, 200x, अगेन 101 में 99 ऐड करोगे हो जाएगा 200y, और एक इसको देता हूँ 500, 500 1000 हो जाएंगे। और मैंने लिया यहाँ पे 200 कॉमन, हमेशा कॉमन आता है हमेशा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000, भाई 2 जीरो से 2 जीरो, अरे 5 पे कट जाएगा, तो आपका x प्लस वाई आ गया 5। समझ रहे हो, यानी कि अभी ना आंसर नहीं आया आपका। हमने करा क्या है, दोनों इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन ही बनाई है, पर वो छोटी सी इक्वेशन आ गई। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। भाई साहब अभी मैंने क्या करा था, प्लस करा था, दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। चलते हैं दोबारा, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस, ध्यान से देखेंगे, माइनस माइनस माइनस, भाई 99 में से 101 गया तो माइनस का 2 बचेगा, भाई 101 में से 99 गया तो प्लस का 2 बच जाएगा इस बार, और 499 में से 501 गया तो माइनस का यहाँ भी 2। अब यहाँ से चाहे 2 कॉमन ले लो, चाहे माइनस 2 कॉमन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और -2 से -2 कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। मत सोचना भाई यहाँ पे 2 से 2 कट गया 0 बचा है, यूँ यहाँ बाजी दे रहे हो, 1 बचेगा। खैर अब 2 इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई 5 और x माइनस वाई 1। अब मैं फटाफट से इसको फटाफट से सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। इस बार मैं एलिमिनेशन मेथड फिर से लगा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है ना बड़ा क्वेश्चन है भाई, 3 या 4 नंबर में आएगा ये, समझ लो इसे अच्छे से, बड़ा क्वेश्चन है, मुझे नहीं करना। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, ऐड कर रहा हूँ डायरेक्ट, x 2x, y से y कट गया, 5 और 1 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन अब मैच करने स्टार्ट करूँगा मैं, x की वैल्यू 3, हमने पहले x ही तो सॉल्व करा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, देखो सीधा सीधा। अच्छा बी में भी 3 है अभी, तो आगे चलो कर लेता हूँ। खैर खुश हो रहे होगे, हर्षित तू तो भैया फंस गए। खैर एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूँ भाई, क्या है ये, x माइनस वाई बराबर 1, एक्स की वैल्यू आई है भाई 3 माइनस वाई बराबर 1, माइनस का y बराबर मैंने 1 माइनस 3 कर दिया, माइनस वाई बराबर 1 में से 3 गया -2, माइनस से माइनस उड़ा दिया, y की वैल्यू 2, x और y मिल गया भाई 3,2, 3,2। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। टिक कर देता हूँ भाई, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा था ये, क्वेश्चन 15 का है अपना बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है भाई, ना आए तो बोल देना, बोलोगे कब, वैसे तो 11 के बाद तो क्या ही सुनूंगा तुम्हारी। खैर क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ k शुड बी सिलेक्टेड सो दैट द पेयर ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। भाई साहब दोबारा तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, ये मेरे को एक्चुअली में याद नहीं है, जिसके भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाले फॉर्मूले अभी तक गलत हुए हैं वो दोबारा से लिख के देख ले। सिंपल सी बात, मैं चला क्वेश्चन करने, क्यों निशी का वेस्ट टाइम करूँ मैं तुम्हारे चक्कर में। a1/a2 यूनिक सॉल्यूशन भाई जब होता है जब कट लग जाए यहाँ पे, b1/b2, फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज 1, यहाँ पे आ जाएगा भाई तेरा 3, डज नॉट इक्वल्स टू b2 की वैल्यू है 2, सॉरी b1 की वैल्यू है ना ये, और यहाँ पे आ जाएगा k।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू कहीं नहीं होनी चाहिए 6 के बराबर, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। भाई साहब 16 का हो गया बी, ये मार्कर दिख रहा है ना। क्वेश्चन 17 की तरफ चलता हूँ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़, अच्छा इसके ये बताना है रूट्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। भाई ये फॉर्मूले लर्न कराए थे, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू लेस देन 0, डी इक्वल्स टू 0। पटेल साहब ने तो भाई लटगाड़ रखे हैं, ये लिख के चल देता है बस आगे कि हो गया भैया फॉर्मूले लिख दिए। भाई ताऊ ये लिख, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिफरेंट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ये लिखना जरूरी है। अगर लेस देन 0 है तो नॉट रियल या फिर इमेजिनरी, मैं लिख रहा हूँ फिलहाल नॉट रियल रूट्स एग्जिस्ट। और इक्वल्स टू 0 तो क्या लिखेंगे, इक्वल एंड रियल, इक्वल कॉमा रियल, ये लिखना जरूरी है। खैर समझा दिया मैंने। इसको भी यही पता कराना है कि ये डी क्या है, तो मैं फटाफट से डी सॉल्व करता हूँ। डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक काम करो, डी को बोलते क्या है, डी का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को, ऐसे लिख के बताना है 17 इक्वल्स टू, मतलब 17वां आंसर है ना, तो 17 में मैं ताकि रीड करूँ कमेंट, तो डी को क्या मिलता है, उस बच्चे को फेयरवेल पे स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है, ध्यान रखना जो आंसर देगा। सो भाई डी इक्वल्स टू, ए बी सी लिख लूँ साइड में यार, मुझे तो दिक्कत आती है इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू समझ नहीं आ रही हर्षित, 2√2 लिख दी है फिलहाल तो मैंने। खैर बी स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी की वैल्यू है 2√2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दुनिया 8 दैट इज 8√2। लो जी आधे से बच्चे तो लग गए भाई, 9 में से माइनस कर रहा हूँ 8√2, उन्हें समझ ही नहीं आएगा ये ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है क्या है, लेकिन फिर भी चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 9 माइनस 8, पता है √2 की वैल्यू 1.4 है, 1.4, और 1.4 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 9 से बड़ा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब 1.4 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 9 से बड़ा। कर लेते, खैर इतनी मुश्किल तो है नहीं यार। भाई तुम्हारा 9 माइनस 11.2, समझेगा, 9 माइनस 11.2, और इसमें से इसे माइनस करोगे आंसर आ जाएगा -2.2। देख लो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट रियल, ये वाली कंडीशन है, ये नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। 17 का हो गया भाई सी। अच्छा अभी भी अगर जिस बच्चे को डाउट है ना कि भैया ये √2 की वैल्यू हमें तो याद ही नहीं थी, √2 की वैल्यू हमें तो याद ही नहीं थी, तो भाई रुक जाओ, अब याद हो गई, अब याद हुई कि नहीं हुई, √2 की वैल्यू 1.4, हालांकि 1.414 है, पर तुम इतना ही कर लो भाई बहुत ज़्यादा। और √3 की वैल्यू भी याद करा दो भाई 1.73, भाई √4 की भी करा देता हूँ 2, भाई √5 की भी करा देता हूँ 2.2, बस इतनी कर लेना वरना तो तुम ज़्यादा सीख जाओगे भाई, कल को हमारी जगह बढ़ा दो। खैर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलता हूँ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़, वही ये सेम क्वेश्चन, ये तो कि डी चेक करना, फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ भाई यहाँ पे लिख के। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1, और सी की वैल्यू आपकी -5। सीधा फॉर्मूला पुट करूँगा भाई लिख के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5। भाई साहब ध्यान से -5 है ये, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस कराया मैंने, 5 4 ज़ा 20, और 20 और 1 21। सो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये प्लस की आ गई है, तो 18 का 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दैट मीन्स 18 का आंसर हो जाएगा अपना ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड भाई साहब, ये 1 स्टार, ये 2 स्टार और ये 3 स्टार। भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ गया ना, पहली बात तो सेम देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत तेज, सेम क्वेश्चन देख लो भाई 2 बार 3 बार 4 बार, 2 मिनट रोक लो, ये रख लो और आंसर मैच कर लेना। अभी मैं मैच करूंगा ना, जो भी टिक कर लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आ सकता है। अब कंसेप्ट समझाने की तरफ मैं चलने भी फोकस करता हूँ, लेकिन स्टिल जिसको कंसेप्ट ना भी समझ आए ना भाई, जिसको कंसेप्ट ना भी समझ आए, हाथ पे लिख लो इस क्वेश्चन को, सुबह शाम देखो, नहाओ मत, छपे रखना इस क्वेश्चन को। खैर अरे नहाने की बात मजाक कर रहा हूँ, कभी इसमें लाइट ट्यूशन में। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज इक्वल, ये रहा ना सिस्टम, तो यहाँ पे आर इक्वल, रूट्स कैसे हैं इसके, इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू क्या होती है 0, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो सोच के देखो ये वैल्यू 0 लानी है, चलो ठीक है ले आएंगे, इसको इधर भेज दे रहा हूँ मैं,
बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। ध्यान से समझना भाई साहब। देखो जी, ये इधर की साइड में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के दिखाता हूँ, बी स्क्वायर बराबर 4ac। ये जो बी स्क्वायर है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। क्यों है बताना पॉजिटिव? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। चलो ठीक है जी, तो ये वाली हिस्सा भी पॉजिटिव होना जरूरी है। भाई कोई चीज़ किसी चीज़ के इक्वल कब होगी? अगर यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, या फिर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव है। अब लेफ्ट साइड तो हमें पता है बहुत पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, तो राइट साइड की तरफ पॉजिटिव कब होगा? या तो ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो सी की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। भाई मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आ जाएगा ना। या फिर ध्यान से, ए की वैल्यू हो नेगेटिव और सी की वैल्यू भी क्या हो? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कितना कन्फर्म है? ए अगर प्लस है तो सी भी प्लस होगा, या फिर ए माइनस है तो सी भी माइनस होगा। दैट मीन्स इनके साइंस सेम होंगे, साइन जो है। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या कह रहा है, सी एंड ए हैव द सेम साइन। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी। मैं टिक कर देता हूं। अब जिस बच्चे को समझ ना भी आया भाई, क्वेश्चन देख लो, रट लो आंसर। पेपर में आने के पूरे चांस है, पूरे पूरे। मैं चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो तुम कहोगे भैया हवाबाजी कर रहे हैं, अब हो जाती है तो बात अलग है भाई। 3 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर नो रियल रूट्स है, मैंने खुद रटा हुआ है, समझ रहे हो। मेरे को भी पहले मैं भी सोच देता इसकी पावर 4 है तो भाई 4 बता दूं बच्चों को आंसर, खैर गलत हो जाएगा। ध्यान समझना भाई साहब क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये कुछ अजीब सी दी हुई है, कुछ नहीं है देखो। एक सेकेंड, ये है ना जो ये वाला हिस्सा है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं तो भाई देखो स्पीड में करूँगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कौन है ये जो बोल रहा है स्पीड करी कहाँ है भाई? और भी बच्चे हैं, औरों को भी लेके चलना है मुझे, अपने अपने चक्कर में रहते हैं बस। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर पीछे आ गया 1 इक्वल्स टू 0। भाई ये इक्वेशन थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के ऐसी बना दी मैंने, ठीक है जी। अब इसको ना बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, पावर 4 हो जाती है। तो इसको लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान समझना। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया टी, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, ऐसे हो जाती है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब चेक कर दो इसके आप डिस्क्रिमिनेंट डी। चलो जी मैं करके दिखा देता हूँ। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फटाफट फटाफट से, बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। सो आएगा 1 माइनस 4, 1 का 4 और 1 में 4 गया तो -3। भाई साहब नेगेटिव, दैट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। फटाफट से ऑप्शन टिक कर देता हूँ सी। लेकिन याद कर लेना भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? सी। एक बार दोबारा से 19वां दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर याद कर लो, सी था। अभी मतलब ऑप्शन ये था, सी एंड ए हैव द सेम साइन। अभी सी रट के चले जाओ, सी लगा जाओ। खैर क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गया भाई मैं। 2ab हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा 2 AP है अलग अलग, कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 इज -1 एंड द सेकंड इज -8। डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। भाई साहब देखो 2 AP हैं जिसमें a4 माइनस a4 हमें बताना है, सिंपल सा है। कह रहा है ना उसका फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताओ। देखो ये क्या बता रहा है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस। तो मैंने लिख लिया a4 माइनस a4। अच्छा मैंने कैपिटल स्मॉल a इसलिए लिखा है कि 2 APs थी यहाँ पे, देखो स्टार्टिंग में था 2 AP, तो 2 AP अलग अलग दिखानी पड़ेंगी ना, इस वजह से ऐसा हुआ। खैर a4 का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, दैट इज a प्लस 3d, और ये a अलग लिख देता हूँ ना, कैपिटल ए डाल देता हूँ इसको ऐसे, a प्लस 3d माइनस a4 कैसे लिखूंगा, इसको स्मॉल डाल देता हूँ, प्लस 3d। दोबारा से बताता हूँ, a4 पुट करा a प्लस 3d, a4 भी पुट करा a प्लस 3d। इस स्टेप में कहीं गलती है मेरे, मैंने जो लिखा नहीं इसमें गलती है। वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हो गलती क्या, पकड़ लो तो फेयरवेल पे गिफ्ट है भाई साहब। कमेंट में बता देना कि भैया सच में आपके बोलने से पहले बता दी थी गलती। गलती बाबूजी ये थी, देखो ब्रैकेट लगाने बहुत ज़रूरी थे। a प्लस 3d माइनस का a माइनस का 3d। भाई 3d से 3d का सिस्टम बैठ गया, क्योंकि वो प्लस में था वो माइनस में था। अपना आंसर है a माइनस a। अब a क्या दे रखा था, एक बार -1 था माइनस, और दूसरा a क्या था, माइनस का 8। -1 माइनस माइनस प्लस का 8, 8 में से 1 गया तो भाई 7। ऑप्शन नंबर सी 21 का हो जाएगा आंसर सी। ठीक है जी, एक सेकेंड दिखा नहीं होगा, 21 का हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं देख लूँ भाई अपनी रिकॉर्डिंग सही चल रही है, सिस्टम पूरा सही है भाई।
क्वेश्चन नंबर 22, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 210। भाई साहब बिल्कुल मक्खन सा क्वेश्चन, आसान सा, मतलब कोई टफ भी नहीं है, दे दिया बस ठीक है। इस एपी का कौन सी टर्म 210 होगी? ए एन का फॉर्मूला लर्न होगा आपको, ए एन इक्वल्स टू, एक सेकंड भाई ये हल्दी का कार्यक्रम कहाँ से आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन पता है ना आपको, इस क्वेश्चन के हिसाब से ए एन कितना है 210। ए स्टार्टिंग टर्म होती है दैट इज 21, डी हम सेकंड टर्म यानी कि 42 में से किसको घटा के 21 को घटा के निकाल देंगे, तो 42 में से 21 गया, दोबारा 21, तो ए एन है गया, ए है गया, डी है गया, एन निकालना भी पुट कर देता हूँ। ए एन की वैल्यू 210 बराबर ए की वैल्यू 21 प्लस एन निकालना है एन माइनस वन, और डी की वैल्यू भी भाई साहब तुम्हारी 21। तो वैसे तो मेरे को देख गैस का आंसर 10 आ रहा है भाई, आसान सा है। देखो ये ऐसा है, देखो ए की वैल्यू क्या है 21, 21 21 का डिफरेंस है, यानी कि 21 की टेबल है, 10 तक चलनी है भाई साहब, ये आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। खैर करके दिखा देता हूँ, 210 माइनस 21 बराबर यहाँ बचा आपका n माइनस वन और 21, ठीक है। अब मैं माइनस कर देता हूँ, 210 माइनस 21, दिस इज योर 189, और यहाँ हो जाएगा n माइनस वन 21, 21 से डिवाइड चला जाएगा, 189 डिवाइड बाई 21, और यहाँ हो जाएगा n माइनस वन, इससे कटेगा 9 पे, 9 बराबर n माइनस वन वहाँ, n की वैल्यू 10। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है भाई, कुछ तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है। अगर टफ लग रहा है तो डूब जाओ भाई, मेरी यादों में ना भाई, इस क्वेश्चन के सिस्टम में कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी। कित हो गया, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ nth टर्म ऑफ दिस एपी, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड ये करना है, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ, हमें ए एन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 5.3 का 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन। 10th में 2 पार्ट है, ठीक है, और 11th में एक ही पार्ट है, वो एस एन वाला क्वेश्चन भी ध्यान है मुझे, ऐसे है 4n माइनस एन स्क्वायर कुछ ऐसे करके। खैर भाई 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो रट लो अभी जाके। मैं कह रहा हूँ आने की बात है, चक्कर है भाई इसमें से, सिस्टम है पूरा, पहली बात कर रखी मैंने तो। ए एन का फॉर्मूला क्या है, और पेपर इन्होंने बताया, आयुष कह रहा था इसने बनाया इस बार 4n। खैर ये दिया हुआ है आपको, ए एन ये दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस कितना बता रहा है वो 4, कितना बता रहा है -4। यार ये मार्कर का लोड है इसमें, एक सेकंड, ये रहा कॉमन डिफरेंस कितना है -4। देखो पहली बात तो ना मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन अभी मुझे पता लगा ऐसे भी है कि इसके पास्ट जस्ट जो नंबर है ना, जस्ट इसके पास में जो वो डी होता है, डी की वैल्यू कितनी -4, यहाँ से पता लग रही है ना, ऐसे यहाँ भी -4 है। लेकिन नहीं अगर समझ आ रहा है तो इट्स ओके, मैं 1 पुट करूँगा, 7 माइनस 4 इंटू 1, a1 इक्वल्स टू 7 माइनस 4 1 ज़ा 4, a1 की वैल्यू आ गई भाई 3, 7 में से 4 जाके 3। अब 2 पुट करूँगा n की जगह, तो a2 7 माइनस 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 7 माइनस 8, और a2 की वैल्यू आ गई भाई हमारी -1। d निकालने चले भाई, d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 है -1, a है ये माइनस का 3, ये होगा आंसर -4। बिल्कुल सही बात है यार, वो भी -4 ये भी 4, तो असर्शन तो सही है, असर्शन तो हमारा सही है। नेक्स्ट पढ़ता हूँ, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इस फॉर्मूले से दिया जाता है। कौन सा फॉर्मूला है ये, ए एन माइनस वन और -n, ये भी सही है। यानी कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, एक एपी दिया हुआ और कॉमन डिफरेंस निकाल के दिया, और नीचे भी कॉमन डिफरेंस निकालने का ही फॉर्मूला है, तो कहीं ना कहीं उसी से तो लिंक कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, हाँ जी सिस्टम है क्या, आई होप क्वेश्चन के ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका, नहीं आया तो भाई साहब क्लास में आके बोर्ड देख लेना हमारा। एक फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताओ जिन्होंने फाइंड करा था सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो भाई पर्व, अपना जो साइनेस्ट पर्व है उसके चाचा जी थे, तुम्हें पता ही होगा, उनका नाम था चाचा गॉस। क्या था, चाचा गॉस। चलते हैं खैर आगे क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें देखो 3 टर्म दी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लेके चलता हूँ, 1 2 3, और ये तीनों टर्म एपी में है। किस में है, एपी में। तो लेट्स सपोज अगर पहली टर्म को मैं ए बोल दूँ, इसको बी और इसको सी, ऐसे ये है, मान लो 3 टर्म है ना, एक्स एक्स दिया हुआ है वो बात ठीक है, ए बी सी, 3 टर्म एपी में ना एक फॉर्मूला बन जाता है आपका 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, यानी कि बीच वाली टर्म का डबल करोगे ना वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। करके देख लो अगर आपको डाउट है मेरे ऊपर, कराऊं क्या डाउट है तो।
ये देखो 3 टर्म लिए मैंने एपी में, समझ रहे हो, 5-5 का गैप है। बीच वाले टर्म का डबल बताना क्या होगा, 20। देखना पहली टर्म और दूसरी का प्लस भी यही है ना, 15 और 5 20। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक सिंपल सा। अब होगा क्या इससे ना, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन के हिसाब से लिख देता हूँ मैं। देखो पहली टर्म है 2x, अगली है x+10 और अगली टर्म है 3x+2। तो पुट करता हूँ मैं 2, बी की वैल्यू क्या है, ये रही ना। ए की वैल्यू क्या है भाई तुम्हारी 2x, प्लस बी की वैल्यू क्या है भाई, सबसे पीछे लिखी हुई है 3x+2। जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ मैं। 2x+20, 3 और 2 5, जमा 2, ये इधर ले जाता हूँ, 20 में से 2 गए 18, और यहाँ पे 3x, x की वैल्यू आ गई भाई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। कब, जब उसने x की वैल्यू पूछी हो, हाँ x ही पूछा है भाई, तो 6 आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पता है क्या करता है, कहता है x² की वैल्यू बताओ भाई। ये x² कैसा बन गया, ऐसे लिख देता हूँ, चलो x² की, तो आंसर 36 होता, 6 का स्क्वायर 36। ध्यान से देख लेना पूछा क्या है। चलते हैं खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 25 था, 26 पे। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि अगर साइड का रेशो वो दे दे, लेट ए ट्राइंगल है, ए और बी दो ट्राइंगल है, इसकी साइड है 4 और इसकी साइड है 3। अगर वो साइड का रेशो दे दे और पूछ ले पेरीमीटर का रेशो, तो सेम हो जाता है। पहले जो साइड का रेशो तो वही किसका रेशो हो जाएगा, पेरीमीटर का। चलो ठीक है, इस बार मीडियन का रेशो बताना ज़रा, वो भी सेम हो जाएगा, 4:3। लेकिन भाई साहब मैंने पूछ लिया रेशो एरिया का, किसका पूछा, एरिया। तो इनको स्क्वायर करना होता है, 16 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। ये छोटा मोटा कंसेप्ट है कि साइड, पेरीमीटर, मीडियन सबका रेशो तो सेम होता है, लेकिन अगर एरिया का रेशो पूछे तो स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे है, पेरीमीटर दो ट्राइंगल के, एक है 35 और दूसरा है 45। मैं इनका रेशो फाइंड कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ये किसका रेशो दिया हुआ, पेरीमीटर का रेशो फाइंड कर रहा हूँ। लो जी, 5 7 और 5 निम्न। रेशो इन्होंने दे नहीं रखा था, काट के हमने निकाल लिया। ये पहले भी पेरीमीटर थे, अब भी पेरीमीटर ही है। पूछा एरिया का, अभी सिखाया ना, देखो पेरीमीटर से स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। 49 81, थोड़ा ध्यान से देखो, ऑप्शन 26 का सी दिख रहा है मुझे। ठीक है जी, ये वाला साफ साफ दिख रहा है। चलते क्वेश्चन की तरफ। सिंगल स्टार तो लगा ही दिया है, आ सकता है क्वेश्चन। हाँ जी भाई, ये ना क्वेश्चन इजी है, इजी में डाल देंगे मैं इसे हम। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, वो कुछ बच्चों को पास करना है, एग्जामिनर को बेचारे को थोड़ी जिम्मे है उसके ऊपर भी, तो इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है आपसे, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। फाइंड क्या करना है, के क्यू। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, के क्यू फाइंड करना है, और के क्यू वाली साइड ये रही। तो कुछ कोशिश करो इनके ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाने की, मैंने आपको सिखा भी रखा है। क्या फॉर्मूला है, देखो यू, अगर बी पी टी, पी क्यू और वो पैरेलल होनी जरूरी है कहीं, ये रहा देखो, ये कंडीशन दी हुई है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, देखो यहाँ पे फॉर्मूला, के पी अपॉन पी एम इक्वल्स टू के क्यू अपॉन क्यू एन। ये सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो भाई। के पी कितना तुम्हारा 4, पी एम कितना तुम्हारा 13, के क्यू तो निकालना ही है, के क्यू तो लिख देता हूँ एक्स अपॉन क्यू एन। अच्छा, के क्यू नहीं दिया हुआ, क्यू एन भी नहीं दिया हुआ, के एन दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मार्कर ले लेते हैं ये वाला। के एन दिया हुआ भाई, ध्यान से देखना भाई, 20.4, वहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी लेंथ दी हुई है अपनी, कितनी है 20.4। हमें बस ऊपर वाली लेट कर ली हमने x, तो नीचे कितनी हो जाएगी, लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे 20.4 माइनस एक्स। जिसको समझ नहीं आया मेरे से आराम से शांति से पूछ लेना कमेंट में। पर फिर भी बिल्कुल आसान सी बात है, कोई भारी मैथ लगा ही नहीं है मैंने। पूरी लंबाई है 20.4, ऊपर वाली है x, तो बाकी बची 20.4 माइनस एक्स। चला मैं तो क्वेश्चन करने की तरफ। के क्यू को माना था x और क्यू एन आ गया हमारा 20.4 माइनस एक्स। हाँ जी, सही सुना आपने, 20.4 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ कट जाता तो काट ही देता भाई, नहीं कट रहा तो इट्स ओके। 4 के पास पहुंचा तुम्हारा 20.4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 13x। 13x, ठीक है जी।
20 चौक के 80 और 4 चौक 16, 81 हो जाएगा ये, 81.6 माइनस 4x बराबर 13। ये वहाँ चला जाएगा, 13 और 4 17, ये हो जाएगा आपका 17x, 17 से करूँगा डिवाइड अपॉन 17 बराबर x। ठीक है भाई, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 81.6 डिवाइड बाय 17, 4.8 भाई, पूरा पूरा कट गया ये, 4.8 है ऑप्शन। होगा क्यों नहीं भाई, मैंने तो सेट करा है सिस्टम पूरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले ही क्वेश्चन सेट कर रखा है देखो तुम्हारे लिए, कटिंग पिटिंग करके। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी गलत है, बहुत ध्यान समझना, गलत बतानी है। पहले यहाँ से देखते हैं, ऑल सर्कल आर सिमिलर, क्या सर्कल सिमिलर होते हैं? हाँ यार देखो, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये छोटा भी सर्कल, ये बड़ा भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, सारे के सारे सर्कल कैसे सिमिलर हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है, इसने कहा गलत बतानी, चलो ये सही है। इसको पढ़ते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होती है? देखो ये इक्विलेटरल मतलब साइड इक्वल है और एंगल 60-60 है, और ये भी इक्विलेटरल मतलब साइड्स आपस में इक्वल है और सारे एंगल 60-60 है, एंगल इक्वल है ना, तो ये भी सिमिलर हो गई है। ठीक है जी, ये भी सिमिलर है। इसको समझते हैं, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर, कह रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होती है, कैसे हो जाएंगी यार, एक बात बताओ, ये ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये एंगल और एंगल इक्वल है। मान लो अगर ये एंगल 40 है तो ये वाला भी कितना होगा 40। अब अगली आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा हूँ, देखो बनाने की कोशिश करता हूँ ऐसे, देखो ये साइड और ये साइड सिमिलर, साइड इक्वल है। पहली बात तो साइड इसकी और इसकी प्रोपोर्शनल होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि नीचे की साइड भी आ जाती। और ये एंगल और ये एंगल किसने कह दिया, अभी भी 40-40 है, यानी कि नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ रहे हो आप कि ये स्टेटमेंट गलत दिया, हर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होती, बस कहानी ये थी। तो 28 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। एक बार मैं टिक कर देता हूँ दिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। आप कमेंट सेक्शन में ना आंसर्स लास्ट में लिख देना कि आपके कितने सही थे, कितने क्या थे। बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, आपको अपना नाम लिखना है, मोहम्मद, क्या नाम था उस बच्चे का, मोहम्मद जुनैद अली हाफत जी। ठीक है जी, अपना नाम लिखना है, फिर बताना है कि आपके इतने क्वेश्चन सही थे। मैं अभी 50 क्वेश्चन करेंगे अपन, 29 पे अभी कोई बात नहीं है। फिर आप मुझे लिखोगे कि कितने सही बैठे, देखते हैं कितने बच्चों कितने सही जाते हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है, द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आधे से बच्चे लुढ़क जाएंगे भाई इस क्वेश्चन में, आधे से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट है ए बी सी, वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये रही भाई, एंगल बी पे 90 है, तो भाई बी यहाँ बनाना जरूरी है, और बी पे ये सिस्टम भी बना दो, ऐसे डार्क करने में मजा भी आता है। ए बी सी, ए वाला पॉइंट है 5,2, बी वाला पॉइंट है आपका 2,-2, और सी वाला पॉइंट है आपका -2, 1 सेकेंड, टी है क्या? हाँ भाई टी है, टी तो फाइंड करना है इसलिए। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट दे दिए, राइट एंगल 90 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। बताने को तो एक स्लोप का फॉर्मूला होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा, पर नहीं, बड़े नंबर में भी आएगा, आपको अपने हिसाब से ही करना है ये। तो आपको पता है ना कि इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं पहले, में ए बी में, फिर बी सी में, फिर ए सी में, फिर इसमें पी जी टी लगा दूंगा आपकी सिंपल सी। पी जी टी क्या कहती है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो चले पी जी टी लगाने की तरफ। एच बोले तो ये वाली साइड है एच, पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ किस में, ए सी में। चलो एक बार लिख के दिखा देता हूँ मैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा, परपेंडिकुलर इसको बोल रहा हूँ मैं ए बी, दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बेस में नीचे वाली साइड को बोल रहा हूँ बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे, ये अलग सिस्टम था। चलते हैं, ए सी का डिस्टेंस ए से सी, मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ये रहा 5,2 ए वाला पॉइंट, और ये रहा सी -2, टी। इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ बाबूजी मैं, तो 5x1 -x2 वाला फॉर्मूला लगा के, है ना, 5 और 2 7, और 7 का स्क्वायर 49, तेज तेज लगाऊंगा भाई, और t-2 का होल स्क्वायर, यहाँ धीरे धीरे लगाऊंगा भाई, t-2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर क्या आता है, अंडर रूट, लेकिन वो अंडर रूट क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि स्क्वायर से कट गया होगा, तो यहाँ पे खत्म है वो कहानी। ए बी, ए वाला पॉइंट है भाई तुम्हारा अगेन 5,2,
और बी वाला पॉइंट है ये 2 कोमा -2। भाई फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला, 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 जमा। अब बी सी को लगाने के लिए चाहिए 2 कोमा -2 और हीन है तुम्हारा -2 कोमा टी। खैर ये है भाई, तो 2 और 2 4 से हो गया यहाँ पे 16 और t प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैंने तो देखो स्टार्टिंग में क्या था, आधे से लुढ़क जाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा होगा, दिमाग खराब हो रहा होगा, एक दो बार रिवाइंड कर करके देख लेना इस वीडियो को। चल दिए पेरेंट्स की इज्जत करने। 49 प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 4t हो गया भाई। 16 और 16 32 और 9 41। तेज है मेरी मैथ। टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 और टी भाई। टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर प्लस 4 इधर आके माइनस से कटेंगे भी तो ये, तो मैं तो यहीं काट रहा हूँ भाई। टी स्क्वायर से कितना गया भाई, ये टी स्क्वायर और इस 4 से ये 4। चले जी, यहाँ बचा 49 माइनस का 4t इक्वल्स टू 41 प्लस का 4t। 4t इधर, वो वहाँ 49 में से 41 गया तो 8, 4 और 4 8t। दिख जाता है आंसर आ रहा है, देखो कट गया, सिंपल हो जाती है चीज़ें। टी की वैल्यू क्या हो गई 1। कौन सा ऑप्शन है ये, 29 का ए, ये रहा जी टिक 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। देखो लो जी, ट्रिग्नो का क्वेश्चन आ गया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो अच्छा एक बात सुनो, मेरी बात सुन रहे हो ना सभी। मान के चलो क्वेश्चन नहीं आया आप पे, अगर आप पे नहीं आया, चारों ऑप्शन देखना जरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 ऑप्शन देख लिए। तुक्का लगाना है, बताओ बिना सोचे समझे तुक्का लगाना है। क्या आंसर लगाओगे आप, ए लगाओगे, बी लगाओगे, सी या डी। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 30 का आपको लिखना है, भैया बिना सॉल्व करे तुक्का लगा के मैंने ये सोचा था, और देखते हैं कितने बच्चों का सही जाता है। सच बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन खुद टाइप नहीं करा है, जहाँ से कॉपी पेस्ट मारा यही ऑप्शन सेट थे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कभी कभी तुक्के सोच समझ के सही हो जाते हैं। ये ए बी सी से सही नहीं होंगे, ऑप्शन देखो, तुम समझने की कोशिश करो। खैर जल्दी से करते हैं अपन, तो लेट हो जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में ना। टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्म लगा रहा हूँ भाई, सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज है सिंपल सी, लर्न करा रखी है सब बतेरी बार। नीचे 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट होता है कोसेक, मैं ना भूल जाऊँ तुम्हारे चक्कर में बस। हाँ जी बॉस, 10 को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे के अपॉन में सेक को लिख रहा हूँ मेरे भाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट को लिख रहा हूँ मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस, साइन से साइन, बचा भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर क्या आ गया 1। आंसर क्या आ गया 1। देखो मैंने बताया था ना, अब बताना किसने ऑप्शन ए लगाया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एक बहुत अच्छी चीज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलिए जी चलिए, मैं तो चल रहा हूँ अपनी जगह भाई। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा व्हेन थीटा इंक्रीज टू दिस टू दिस। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आपको टेबल लर्न कराई थी ये साइन थीटा की, ऐसे कॉस थीटा की, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। देखो 0, डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा 0, अगली होती है 1/2, अगली होती है 1/√2, देन अगली होती है √3/2, और अगली होती है 1। ध्यान है कॉस की बताना, यहाँ उल्टा हो जाता है 1√3/2, 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कॉस का थीटा इंक्रीज होता है, व्हाट हैपन्स टू द कॉस थीटा व्हेन थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90। यहाँ 0 डिग्री पता है ना, ऊपर की साइड लिखते हैं, और ये क्या है 90 डिग्री। जब 0 से 90 डिग्री जाते हो तो वैल्यू बढ़ती है या घटती है भाई। स्टार्टिंग में 1 थी, घटते 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 क्या हो गई 0। तो भाई 0 से 90 जाने पे वैल्यू घटती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज 1 से लेके 0 तक, ऑप्शन नंबर ए। 31 का आंसर मिलेगा हमें ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इफ
4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन दिस, ठीक है जी। देखो इजी है पर इम्पोर्टेंट भी है, अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया। इजी और इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया है। आपको ये वैल्यू दी हुई है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, 4 को भेजो नीचे, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। इससे ट्राइंगल बना के सॉल्व करके दिखा दो, समझ रहे हो? ट्राइंगल बना के ना वैल्यू फाइंड हो जाती है साइन और कॉस की। लेकिन अगर ठीक है कोई बच्चा ट्राइंगल नहीं बना पा रहा, इस तरीके से नहीं करना चाह रहा, तो दूसरा तरीका भी है। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, है अपना 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान समझना, मैं इस क्वेश्चन को कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस से ऊपर कर दिया, ऐसे नीचे कर दिया, 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखना ज़रा फॉर्म किस फॉर्म का हो गया, 4 साइन अपॉन कॉस tan थीटा, और कॉस से कॉस कटा 1 अपॉन 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाता है tan थीटा, और कॉस से कॉस कटा, आंसर आ गया 1। अब देखो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके किस फॉर्म लिया है, tan की फॉर्म, और tan की वैल्यू तो है आपके पास 3/4। पुट कर देता हूँ, 4 tan थीटा की वैल्यू है 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 3/4 प्लस 1। बिल्कुल आसान सा कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। 4 से 4 कटा, यहाँ भी 4 से 4 कटा, ऊपर तो बचा 3 माइनस 1, और नीचे बचा 3 प्लस 1। 3 में से 1 गया तो 2, 3 और 1 4, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर है 1/2। ढूंढो ऑप्शन सी। दिख गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A tree cast a shadow of 15 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड व्हेन द एंगल एलिवेशन दिस, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो एक ट्री है, ये ट्री शेडो, इसकी परछाई यहाँ आ रही है, बना दिया। अ ट्री कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर लॉन्ग, ये रहा 15 मीटर लॉन्ग है ये, ग्राउंड पे एंगल कितना है 45, एंगल कितना है 45, यहाँ 90 होता ही है, ये भी 45 होगा क्योंकि दोनों का सम 90 होता है। 45 होती है, ये साइड इक्वल भी होती है। खैर, द हाइट ऑफ द ट्री, अच्छा हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा है, ये कितनी आ जाएगी 15। सिंपल सा क्वेश्चन था, 90 यहाँ 45 यहाँ, जब 45 यहाँ होती है ये दोनों साइड इक्वल होती है। लेकिन फिर भी मान लो आप कहते हैं भैया मुझे तो नहीं पता था, तो फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा कितना था 45, परपेंडिकुलर निकालना था, मैंने सर्कल में लिखा हुआ है, मतलब ये वैल्यू फाइंड करी, अपॉन बेस कितना था 15। tan 45 पे वैल्यू लर्न कर लो, 1 होती है अपॉन 15, 15 भेज दो वहाँ पे, 15 इक्वल्स टू पी, तो भाई साहब पी की वैल्यू आ गई 15। क्वेश्चन नंबर 34, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचिंग अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, एक लैडर है जो 10 मीटर लॉन्ग की है, यहाँ पे कोई खिड़की है, ऐसे कुछ खिड़की जो है वो कितना ऊपर है 8, हमसे फुट द डिस्टेंस ऑफ द फुट, अच्छा ये पूछ रहा है ये वाली चीज़, तो भाई मैंने ट्रिपलेट याद करा रखे हैं, लिख देता हूँ। देखो 3 4 5 7 24 25 6 8 10 5 12 13, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो रट के रखना है हमेशा। तो तीसरे ट्रिपलेट का हमारा यहाँ पे, जिसको पता ही नहीं है ट्रिपलेट क्या है भाई, ये 3 नंबरों के जोड़े हैं, ये जोड़े तो 2 का होगा, तिजोड़े हैं, ऐसा कुछ याद कर लेना। 6 8 10, 6 मिसिंग है यहाँ पे, तो ये 6 हो जाएगा। पीजीटी लगाइए सिंपल, जिसके भाई आंखों में से आंसू आ गए, कुछ समझ नहीं आया, भैया ने क्या ही बता दिया, तो देख लो। h 10 का स्क्वायर, p 8 का स्क्वायर, b निकालेंगे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, परली साइड भेज दिया भाई, ये बी स्क्वायर, 100 में से 64 गया तो 36, और 36 का अंडर रूट करेंगे तो भाई तुम्हारा आ जाएगा 6, तो बेस की वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर सी अपना भाई 34 का आंसर हो गया सी। सही है, देख लें एक बार वीडियो भाई, चल भी रही है सही, 34 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। A ladder leaning against a wall makes an angle 60 डिग्री with the horizontal। अगेन ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये रही लैडर, a ladder leaning against a wall makes an angle 60 डिग्री, अच्छा इस बार एंगल यहाँ 60 डिग्री है। If foot of the ladder is 2.5 मीटर away from the wall, फुट लैडर का फुट वॉल से कितना दूर है 2.5, 2.5 मीटर दूर है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि हाइपोटेन्यूस वाली साइड। हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है, बेस दे रखा है, लिख दे भाई, पापा बी डी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। एच और बी, एच और बी किस में मिलता है, कॉस में मिलता है भाई, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। कॉस 60 इज इक्वल्स टू बेस कितना भाई तुम्हारा 2.5 अपॉन हाइपोटेन्यूस निकालना है। कॉस 60 पे होता है तुम्हारा 1/2 इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एच वहाँ, और 2.5 का दुगना 5, हाइपोटेन्यूस हो गया भाई साहब 5, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। द टॉप ऑफ द टू पोल्स, दोबारा पढ़ते हैं, द टॉप ऑफ द टू पोल्स ऑफ हाइट 20 एंड 14। अच्छा, दो पोल हैं, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा। एक छोटा बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि एक 20 मीटर का दे रखा था और एक 14 मीटर का। आगे चलते हैं। आर कनेक्टेड बाय अ वायर, टॉप को कनेक्ट करा गया तार से, लो जी कनेक्ट कर दिया। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच जाती तो यहाँ एंगल कितने का बन जाता तुम्हारा, 30 डिग्री का बना दिया। लो, द लेंथ ऑफ द वायर, इसकी लेंथ फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूस की। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, ये पूरी लंबाई कितनी थी, 20, कितनी थी 20, 20 में से ये हिस्सा इस मार्कर से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 14, कितना है 14, पूरे 20 में से नीचे हो गया 14, ऊपर कितना बचा 6। आ गया समझ। तो परपेंडिकुलर 6 है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। ठीक है जी, पापा को पिला देते हैं बीड़ी, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ब्रो योर पी एंड एच का मतलब साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/2। सही है, सही है। 6 अपॉन एच, और एच की वैल्यू हो जाएगी 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर ए। तो 36 का ए सही है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 एंड 5, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ध्यान है ना भाई, डोंट जज माई सर्कल हेयर। एक सर्कल ही है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा नीचे बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे पूरा। देखो मैं बना दूंगा, मेरे को आता है। ही एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, ठीक है, दो सर्कल। द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 एंड 5। अच्छा, दो सर्कल की रेडियाई 4 और 5 है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर सर्कल। बिल्कुल एनसीईआरटी का सब बेसिक घिसा पिटा क्वेश्चन। ये कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए और छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट, इसी की लेंथ पूछता है वो हमेशा। छोटे सर्कल की रेडियस वो दे देता है कितनी है, 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक बड़े सर्कल की रेडियस है 5। यूजिंग पीजीटी मैं डायरेक्ट करूँगा भाई, पीजीटी लगा के नीचे का आंसर आ जाएगा 3। ये 3 तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नहीं समझ आया तो बोल देना, क्लास में समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स, sum of the circumference of two circles with radii r1 r2 is equals to the circumference of the r3 then। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, और इसका आंसर मैं जस्ट बता देता हूँ आपको, ए है। क्या क्या रहा है क्वेश्चन, देखो, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, एक सर्कल एक और सर्कल, दोनों की सर्कमफ्रेंस को जब जोड़ देंगे तो तीसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकल जाती है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो पहले सर्कल की सर्कमफ्रेंस ऐसे मान लो, पाई r 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, इन दोनों को जोड़ के बना बड़ा सर्कल 2 पाई कैपिटल R। कॉमन ले लूँ, 2 पाई, अंदर क्या बचा r1 प्लस r2, यहाँ क्या बचा 2 पाई R। लो जी भाई साहब, 2 पाई से 2 पाई सिस्टम सेट, r1 प्लस r2, आंसर आ गया R। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ। It is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of the area of the two circular parks। कह रहा है क्वेश्चन में, एक सर्कल का एरिया प्लस एक और सर्कल का एरिया
के बराबर एक बड़ा पार्क बनाया गया है। इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क, एक सिंगल सर्कल पार्क बनाना है इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू छोटे छोटे सर्कुलर पार्क जिनका डायमीटर कितना है 16 और 12। मैं रेडियस लिखूंगा सीधा, डायमीटर 16 है तो रेडियस है यहाँ पे 8 और डायमीटर 12 है तो रेडियस है बेटा यहाँ पे 6। रेडियाई ऑफ न्यू पार्क, भाई साहब फॉर्मूला लगा दो सिंपल, पाई आर स्क्वायर 1 वाला प्लस पाई आर 2 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर रहा हूँ सीधा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। पहला r पुट करा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, r स्क्वायर 36 और 64 100 और r अंडर रूट ऑफ 100 इज 10। ध्यान से देख लेना भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेडियाई। मैं इस क्वेश्चन में डायमीटर पूछता पक्का। बच्चे देखते हैं मेरा आंसर 10 आ गया, लिख तो दो भाई मैं भी। रेडियस कितना आ गया 10, देखते हैं आंसर कि भैया 10 है, टिक मार देते। लेकिन अगर डायमीटर पूछता तो 20 हो जाता आंसर। फिलहाल आंसर 10 ही है, 39 का आंसर 10। क्वेश्चन 40, इफ अ वायर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज बेंट इन द शेप ऑफ सर्कल। अच्छा, एक तार था 22 सेंटीमीटर का जिसको घुमा के सर्कल बना दिया, कोई बात नहीं, इसकी सरकमफ्रेंस अब भी 22 ही होगी। एरिया ऑफ द सर्कल इज 40। अच्छा, इसका एरिया 40 होगा, फाइंड कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। सरकमफ्रेंस तो 22 ही है ना इसकी, 2 पाई आर कितना है 22, 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 22 से 22 सिस्टम बैठ गया, आर की वैल्यू आ गई भाई 7/2। लग नहीं रहा मेरे को 40 आएगा आंसर, कर देता हूँ भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। 2 से भाई ये सिस्टम बैठा 11 पे, 7 से 7, 11 7 77/2 आंसर। ये कह रहा है इसका एरिया 40 आना चाहिए, ये कह रहा है ना यहाँ पे साहब, ये कह रहा 40 नहीं आ रहा। 40 तो भाई साहब गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे तो भाई ऑप्शन नंबर डी आंसर। असर्शन ही गलत है आपका, तो टिक कर देते हैं 40 का डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ। इफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, देखो मैंने फिगर बना दी भाई, जज नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो एक छोटा सा फनी क्वेश्चन कर लेते हैं आप सभी से। साइंस में मैंने पढ़ाया था, ऐसी एक स्ट्रक्चर बनती है, ऐसी 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 डबल बॉन्ड लगा के। इस स्ट्रक्चर का अगर आपको नेम याद है तो ठीक है, कंडीशन पता है ना, फेयरवेल पे सिस्टम बैठा देंगे आपके नाम का। 41 क्वेश्चन के कमेंट में लिख देना भाई साहब, 41 लिखना, कमेंट में इसका नाम लिख देना, मान जाए। देखते हैं कितने बच्चों को क्या क्या चीज़ें याद रह जाती है हमारी पढ़ाई। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। इफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर देन द पेरीमीटर। एक हेक्सागन सेट करा गया है एक सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस आर है। देखो ये रहा सेंटर, सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस होती है ये, और इसकी लंबाई कितनी कह रहा है वो आर। हमें इस पूरे हेक्सागन की पेरीमीटर बताना है। काश हेक्सागन की साइड पता लग जाए मेरे को, क्योंकि पॉलीगन सेम है ना, ये रेगुलर है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश। ये आर है, ये भी क्या है आर। और पता है एक खास बात, ये जो हेक्सागन है ये ना रेगुलर हेक्सागन है, दैट मीन सारी साइड इक्वल होंगी। बीच में एंगल 60 60 60 भी बनते हैं, तो इसकी ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी आर, ये भी कितनी हो जाएगी आर, ये भी आर 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 आर, तो कितने आर हो जाएंगे 6, तो पेरीमीटर हो जाएगा 6R। आई होप समझ आ गया होगा। सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल आ सकता है, फंसा सकता है, करा दिया है। 41 का ऑप्शन नंबर बी, टिक कर देते हैं 41 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इफ टू सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर जॉइंट अलोंग देयर बेस। अच्छा ऐसे कह रहा है, दो हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर ये रहा है ना भाई ऐसे, और एक हेमिस्फेयर और है जिसको और इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो अब जो फिगर बनी है इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, नई फिगर का। एक्चुअली में स्फेयर बनती है और फॉर्मूला बनेगा 4πr², 4πr², ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, कुछ याद आया मेरे को। इस चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर। 6 फिगर है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर। रुक जाओ, अभी वीडियो को कर दो पॉज, शांति से बैठ जाओ, सांस ले लो
और फॉर्मूले लिख के दिखा दो मेरे को, समझ रहे हो ना, दिखा दो मेरे को मीन्स आपको पता है कि भैया ने बोल दिया तो लिखना है भाई। टिंकू समझ समझ मेरे भाई, शान पढ़ना तो पड़ेगा भाई। चलते हैं खैर क्वेश्चन 43 पे। रेशो बताना लेट, देख लो अगर आपने पहले फॉर्मूले लिख लिए ना भाई, काम देखो कितना सिस्टम में है तुम्हारा। रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर इक्वल हाइट है। अच्छा लेटरल सरफेस एरिया बताना है दो सिलेंडर का, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। इसका रेशो किसके संग 2 पाई आर एच। देखो हाइट सेम इसलिए सेम ले ली है और रेडियस अलग अलग है इसलिए एक को कैपिटल एक को स्मॉल बोल दिया। भाई साहब 2 पाई से 2 पाई का सिस्टम सेट, एच से एच का सिस्टम, यहाँ बचा आर रेशो आर। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। द टाइम इन द सेकेंड्स, ठीक है यहाँ पढ़ते हैं, देखो निकालना क्या है। द नंबर ऑफ द एथलीट्स हु कंप्लीटेड देयर रेस लेस देन 14.6 सेकेंड्स। अगर क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा फोकस हो जाना। 14.6 से पहले कितने प्लेयर्स हैं ये बताना है। तो देखो 14.6 से पहले पहले ये सारे हो जाएंगे यहाँ तक, ये है 71, ये है 5, ये है 4 और ये है 2, सबको ऐड करो आंसर आ जाएगा। तो मैं कर रहा हूँ 71 और ये 5 और 4 9, तो 71 और 9 80 और 2 82 आंसर है। इससे सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ रहे हो। 14.6 से सारे छोटे ऐड कर दिए मैंने। कल को क्वेश्चन होता 14.2 से ऐड करने हैं तो ये सारे ऐड कर देता, ये और ये, इस तरह के क्वेश्चन था। मुझे लगा मीन मोड मीडियन का कुछ होगा, खैर था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। आ गया आ गया आ गया। स्टार 2 3 4 5, हाँ जी 5 स्टार क्वेश्चन है ये। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, फिक्स है इसका, तो हर साल का है ये, हर साल रुलाता है बच्चों को, फंसा देता है। टेबल सेट करता हूँ इसके आपके लिए। क्या फाइंड करनी है मॉडल क्लास, क्या फाइंड करनी है मॉडल क्लास। देख लो इसमें से जल्दी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आंसर बता दो, फंस जाओ गलत हो जाएगा। भाई साहब बिलो करके दिया हुआ है, टेबल सेट कर लो पहले। पहला है बिलो 10, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से 10, नेक्स्ट 10 से 20, नेक्स्ट 20 से 30, नेक्स्ट 30 से 40, 60 से नीचे नीचे तक रख लूँगा, 40 से लेके 50 और मेरे भाई 50 से लेके 60। लो जी ये तो हो गया आपका क्लास इंटरवल। अब मेरी बात ध्यान समझना, जब बिलो करके कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे रहा होता है भाई साहब ये सी एफ होते हैं, क्या होते हैं सी एफ। अब हमें फाइंड करना है एफ, लो जी हमें फाइंड करना है एफ। अभी करके दिखा देते हैं, अभी ठीक करके देता हूँ। देखो अगर आपको सी एफ दे रखा है, एफ निकालना तो माइनस करते चलो। पहला नंबर सेम लिखो 3, 12 में से 3 गया तो भाई तुम्हारा 9, नेक्स्ट 27 में से 12 गया, 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 15, 57 में से 27 तो भाई 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 30, 75 में 57, 7 5 2 8, 6 5 1, सही है 6 5, हाँ सही है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 75 और यहाँ पे बचा 5, ये है भाई साहब। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये दिखा मुझे तो 30, 30 किस क्लास इंटरवल के अंदर है ये, दिस इज आवर मॉडल क्लास, दिस इज आवर मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास है तो इंटरवल क्या है मॉडल क्लास के 30 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अब एक एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको इसी में मैं, एडिशनल। क्या कहानी है, अगर मीडियन क्लास होती तो कैसे निकालते मीडियन क्लास, बताइए। वीडियो को पॉज कर दो, फाइंड करो, मेरे को बताना है ये मीडियन क्लास, इसलिए मैं अभी इसी क्वेश्चन में बता के जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल आपको वीडियो पॉज करके बतानी है। रोक ही नहीं वीडियो, रोक लो भाई रोक लो। मीडियन क्लास बताने के लिए आपको पता है क्या करना है, सी एफ निकालना पड़ता है, इन्होंने निकाल के दे रखा, उसका फायदा करेंगे ना। सी एफ की वैल्यू सबसे नीचे क्या होती है 80, इसको बोलते हैं एन, एन की वैल्यू 80, आप निकालो एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 क्या होगा 40, 40 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ सी एफ के अंदर, सी एफ वाली लाइन के अंदर 40 से जस्ट बड़ा, ये रहना 57, समझ रहे हो। तो नीचे से तीसरी लाइन 1 2 3, फिलहाल ना मीडियन और मॉडल दोनों क्लास सेम है, आपको 40 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना था, दैट इज 57, तो इस क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास, लेकिन फ़र्क है दोनों में। मॉडल क्लास तो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी देख के निकालते हैं, मीडियन क्लास n को हाफ करके CF वाले नंबर के हिसाब से निकालते हैं। होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी डिम्पल, ध्यान है ये क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बच्चों को फंसा देता है। याद करके चले जाना भाई, सीधा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम सा आएगा, पहचान में आ जाएगा। कह रहा है ये जो फॉर्मूला है इसमें जो D है, ग्रुप डेटा D, वो डेविएशन जो होती है वो किससे निकाली जाती है, A की डेविएशंस किससे निकाली जाती है। तो मेरे भाई जो ये D है ना, इसकी डेविएशंस निकाली जाती है क्लास मार्क से। किससे? क्लास मार्क। और क्लास मार्क को बोलते हैं x, और उसी को बोलते हैं मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट होता है? क्लासेस। तो इसमें अगर आता क्लास मार्क वो भी सही था ऑप्शन, x वो भी सही था, और मिड पॉइंट वो भी सही है। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन हो जाएगा C। टन टना। नेक्स्ट 47, लास्ट 50 क्वेश्चन करेंगे, 47 पे आ गए। इफ अ नंबर x इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। भाई इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। हमें कुछ x की वैल्यू दी हुई है, एक है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये तो है x की वैल्यू। कह रहा है x स्क्वायर निकाल लो। चलो मैं पहले x स्क्वायर निकाल देता हूँ यहाँ पे जल्दी से। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मैंने भाई इन नंबर का स्क्वायर करा, देखो इसका पहले करा, फिर इसका, देन 0, 1, 2, 3, फिर इसका। बढ़िया ना, देख लिया मैंने। देखो 3 का स्क्वायर 9, अगर आपने पहले पता कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है भाई। 3 का स्क्वायर 9। अब ढूंढो ये कंडीशन, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। 4 से छोटा कौन कौन है वो पिक करा दो भाई। एक तो ये, एक ये 2, एक ये 3। 4 नहीं लेना, 4 से छोटा। अच्छा 4 कब लेते? जब ऐसे इनइक्वालिटी के नीचे ना इक्वल का साइन भी होता। फिलहाल ये कंडीशन तो है नहीं, हमारे पास है 4 से छोटा। तो 1, 2, 3 आंसर आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3/7। अरे भैया ऑप्शन ही ना दिख रहे। 47 का बी दिख गया, ये रहा। चलते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर चूज कॉन्सोनेंट। अच्छा वोवल कॉन्सोनेंट के कंसेप्ट से आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। पता है ना अल्फाबेट्स के अंदर, पता है नहीं पता भाई तुम्हें, तो पता ही नहीं। एल को एल्यूमिनियम भी बोलते हैं। देख लो एटॉमिक नंबर बता दो एल्यूमिनियम का, मान जाए 48, फेयरवेल पे सिस्टम सेट। खैर एल्यूमिनियम से याद आया Ag, सिल्वर बोलते हैं ना इसलिए। हाँ वापस बैक टू द टॉपिक। अल्फ़ाबेट लिख रहा था ये मैं। अल्फ़ाबेट में से 21 और 5 तो होते हैं वोवल और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अब इसने हमें से क्या कहा था, चूजने से कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 आउट ऑफ 26। अगर वोवल पूछता तो 5/26। फिलहाल ये तो है नहीं, कॉन्सोनेंट पूछे 21/26, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स योर आंसर। 49, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 से लेके 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अ प्राइम नंबर। लो जी, होप आपको लर्न हो। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी पता नहीं। 1 से लेके 100 तक प्राइम होते कितने हैं? 1 से लेके 100 तक प्राइम होते मेरे भाई 25/100 प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि तो आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन नंबर बी। चलो जी कुछ एक दो फर्दर क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको बताना है 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाए। दूसरा, 1 से लेके 10 तक नंबरों का एलसीएम बताना जरा क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। मैं चला लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो की तरफ। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया, केस लिख दूं, HH, HT, TH और TT। 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, खादा वादा नहीं भाई, ये लिखा ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हेड चाहिए? 1। भाई साहब ये देखो, ये तो नहीं चलेगा, 2 हेड आ गए। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड भाई, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी चलेगा।
उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, तो बिना हेड के भी बात बन जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ये था इसका आंसर। आई होप आपने 50 के 50 क्वेश्चन मेरे साथ करे होंगे, एक सिटिंग में नहीं, कोई बात नहीं, 2 सिटिंग में करे होंगे, लेकिन आपको ये पूरे 50 क्वेश्चन करने थे। किसके कितने सही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मेरे को कि भैया मेरे 50 में से 17 सही हैं, 20 सही हैं, 50 सही हैं, पूरे 50 सही होंगे ज़रूर बच्चों के सही। लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन थे टफ, मे भी आप फंस जाओ। अगर किसी के 50 सही है तो बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आई हो तो बहुत ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट डालें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो गरीबों की मदद करें, मतलब किसी और को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं।